बच्चों नमस्कार। देखो, आज का ये जो वीडियो है, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई की 21-22 सेशन के अकाउंटेंसी एग्जाम के सिलेबस एंड रिलेटेड मैटर्स के बारे में। एज यू आर वेल अवेयर, आपके एग्जाम्स 21-22 वाले सेशन के एग्जाम्स दो पार्ट में होने वाले हैं। सीबीएसई इसको टर्म बोलती है, टर्म 1 and term 2. Term 1 will cover almost 50% of your syllabus and term 2 will cover another remaining 50% of the syllabus. यहाँ पे हम लोग अभी देखो बात करेंगे फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म के बताओ एग्जाम कब होने वाले हैं आपके? नवंबर दिसंबर 2021 के बीच में। तो देखो क्या सिलेबस होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, इन बातों के बारे में आगे चर्चा होने वाली है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। बोलो कि ये क्या शुरू हो गया? देखो बच्चे, शुरू ये हो गया कि अभी तक बहुत प्रकार की बातें हो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। इस टाइप का एग्जाम तो पहली बार हो रहा है ना सीबीएसई में, दो टर्म में बोर्ड के एग्जाम। आपने 10th दिया ना, एक बार दिया था ना, दो बार में तो नहीं था। अभी की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि सीबीएसई ने डिसाइड किया था कुछ दिनों पहले, जुलाई में ही किया था, कि दो टर्म में एग्जाम लिए जाएंगे, सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा। तो तब से बातें चल रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सीबीएसई 22 जुलाई को एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं, और ये जो नोटिफिकेशन है ना बच्चे, ये सारी स्पेक्यूलेशंस को एंड करता है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ क्लियर है। कितना होगा, सब कुछ क्लियर है। इसी नोटिफिकेशन पे जाना, इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान मत देना। सीबीएसई ने बहुत ब्यूटीफुल सिलेबस आपके लिए बनाया है। समझो बात को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट रखा है। इसी हिसाब से आगे बढ़ना। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना 22 जून वाली, इस नोटिफिकेशन में लिंक दिया हुआ था। उस लिंक पे क्लिक करने पर देखो कुछ कुछ ऐसा दिखा। यहीं से आपके लिए इंफॉर्मेशन उठा करके लाया हूं। तो चलो, आप तो जान रहे हो इस बात को कि आपके एग्जाम्स जो होंगे फर्स्ट टर्म वाले, फर्स्ट टर्म एग्जाम की बात हो रही है, नवंबर दिसंबर 2021 में होंगे। और आपका एग्जाम 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इस 90 मिनट के एग्जाम को अब करोगे कहाँ? देखो, पिछले नोटिफिकेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा होगा। अगर एग्जाम स्कूल में ले पाना पॉसिबल हुआ तो स्कूल में आपके एग्जाम करवा दिए जाएंगे। अगर स्कूल में पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको घर से ही आपका एग्जाम लिया जा सकेगा। ये देखो, आपको इस बारे में दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपका बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो जरूरी समझेगा आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से, वैसा करेगा। फिलहाल तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए 90 मिनट के लिए, एंड आगे बात आएगी कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स है वो, 40 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको 90 मिनट में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या तो आपको ओएमआर शीट की बात आगे करते हैं, या तो आपको स्कूल में बुला करके ओएमआर शीट दे करके आपसे करवाया जाएगा, या आपके घर पर दिया जाएगा, जो भी होए। लेकिन जैसी सर्कमस्टांसेस दिख रही हैं, लग रहा है कि स्कूल में ही एग्जाम होंगे, और वो ज्यादा अच्छा भी है स्कूल में जाकर के एग्जाम देने वाला। बिकॉज आगे वाला तो टाइम कैसा होगा हमको भविष्य नहीं पता ना। अगर स्कूल में जाकर के एग्जाम दे पाते हो तो आपको वेटेज अच्छी मिल जाएगी। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना स्कोर करना रिलेटिवली इजी होता है, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो,
ये बात तो क्लियर हो गई कि स्कूल में एग्जाम होंगे। थ्योरी के एग्जाम जो होंगे ना 40 मार्क्स के होंगे इन्हीं 90 मिनट्स में। और एक प्रोजेक्ट वर्क भी करोगे आप 10 मार्क का। प्रोजेक्ट वर्क 10 प्लस 10 टोटल 20 एंड थ्योरी 40 प्लस 40 80। ऐसे ही पहले भी था ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और देखो प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा कैसे होगा वो सेपरेटली आपको ट्राई करूंगा बताने का। अभी यहाँ पर थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये 40 मार्क्स के थ्योरी के पेपर में क्या होने वाला है। अब देखो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा, एग्जाम की बात ही करोगे तो क्या सीधा जाकर के एग्जाम दे करके आ जाना है? द आंसर इज नो। बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है ना स्कूल में, इस बार भी होगा। तो जैसा कि मैं अनुमान कर रहा हूं कि देखो ये बात तो पक्की हो गई ना, इसमें तो अनुमान की बात नहीं, पक्की हो गई क्या कि आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में। और अभी हम लोग बैठे हैं कहाँ बताओ? जुलाई का लास्ट का वीक चल रहा है, अगस्त स्टार्ट हो रहा है। तो स्कूल पूरी तैयारी में लग गए हैं। वो क्या कर रहे हैं ना कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि उनके पास क्वेश्चंस का अवेलेबल लार्ज बैंक उनके पास तैयार हो, ढेर सारे क्वेश्चंस हो। इसकी हेल्प से वो आपका प्री बोर्ड लेंगे। अब देखो प्री बोर्ड के लिए जब नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने हैं तो प्री बोर्ड कब किया जा सकता है? प्रैक्टिकल अगर बात करो तो अक्टूबर में कर सकते हैं या सितंबर में कर सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में समझो कि, या बल्कि बोलो कि अक्टूबर भी क्या, हाफ अक्टूबर के पहले पहले ही कर लेंगे वो तो सितंबर स्टार्टिंग से लेकर के मिड अक्टूबर तक का आपका टाइम जाने वाला है प्री बोर्ड के चक्कर में, जो कि स्कूल में होगा और वही आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और स्कूल आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ओएमआर शीट क्या होती है, ओएमआर शीट कैसे फिलअप करनी है, ये सब बातें आपको वो समझाएंगे। आपका, हाँ और क्या बात हुई थी कि आपके एग्जाम स्कूल में होने के चांसेस हैं। स्कूल में आप जाओगे, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको ये शीट मिलेगी, ये गोल गोल जिसमें लगा होता है ABCD, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अच्छे से गोल 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 काला कर दो, वो वाला होगा। शीट का सैंपल पेपर आपको स्कूल देंगे। और नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, देखो पहले से ही हो रहा है स्टेट बोर्ड्स में। जैसे कि बिहार बोर्ड को ले लो, बिहार स्टेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या कर रहा है ना कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो ऑलरेडी पूछ रहे हैं और वो OMR शीट पे ही पूछ रहे हैं। कोई बड़ी विचित्र सी बात नहीं है, हम सबको इसका अभ्यास है, बोर्ड्स को भी अभ्यास है, स्कूल्स को भी, बस नए फॉर्मेट में ढलना पड़ेगा। तो जब एग्जाम आपके होंगे ना, जैसे कि प्री बोर्ड में ही देख लोगे उसका तो सैंपल आप, वो आपको शीट देंगे, OMR शीट। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, आंसर को आप उसमें कलर करोगे, अच्छे से डार्क कलर करोगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कौन सी पेंसिल से करना है क्या करना है। उसके बाद एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्री बोर्ड की नहीं, बोर्ड की। उसमें आप क्या करोगे ना कि वो स्कूल को सबमिट कर दोगे। स्कूल आपके शीट को स्कैन करेगा और भेज देगा। कैसे भेजेगा? छोड़ो ना, मेल करेगा कि सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेगा कि क्या करेगा, ये आपका पंगा है नहीं। आप अच्छी तरह से ध्यान दो कि आपको वो OMR शीट फिलअप करनी है अच्छे से, और बस अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो देखो ये बात भी यानी निकल रही है डिस्कशन से क्या कि अगस्त पूरा महीना आपके पास है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। मान लो अगस्त के बाद सितंबर मिल गया, फिर आपका पूरा अक्टूबर तो रिवीजन में जाना चाहिए। आपको अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए अगले 1.5 से 2 महीनों में। तो जब सिलेबस कवर करने की बात हो रही है तो आप सिलेबस देख लो क्या क्या है। ये तो हो गई बात ना कि टर्म 1 की चर्चा केवल कर रहे हैं, टर्म 2 की नहीं। टर्म 1 जो कि एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर 2021 में, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो जब 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे तो देखो दो पार्ट में इसको किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट ए पार्ट बी बोल लो। पार्ट ए जो आपका है ना वो 30 मार्क्स का है और पार्ट बी
10 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए का जो 30 मार्क का वेटेज है, इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी अकाउंट्स। ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, इसकी वेटेज दी गई है 18 मार्क्स एंड कंपनी अकाउंट्स विल कवर 12 मार्क्स। मतलब ये कंपनी अकाउंट से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से 18 मार्क के क्वेश्चंस आ गए, तो ये बन गया 30 मार्क्स। मान करके चलो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ज्यादा डिटेल तो आपके प्री बोर्ड के टाइम तक में क्लियर ही हो जाएगा। आने वाले कुछ टाइम में जब जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी आपको बताते जाएंगे। फिलहाल तो मान के चलो कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, और दोनों आपको करने हैं, तब तो 30 मार्क्स बनेगा ना। 18 मार्क्स का पार्टनरशिप एंड 12 मार्क्स का कंपनी। अब पार्ट बी की तरफ देखो, आ जाओ। पार्ट बी में आपको दो पार्ट हैं इसके भी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये भी 10 मार्क्स का है एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी 10 मार्क्स की है। तो बोलो, आपने तो 10 बोला था पार्ट बी। बताते हैं। देखो, हाँ धरहु धीरज। देखो, यहां पर ना कोई एक ही आपको करना है, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर लो, एक कोई भी एक। अब ये जो कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग पढ़नी है आपको, इनमें से चलो ब्रेकअप देख लो। देखो, पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपको करने हैं 3 चैप्टर्स। 3, एक तो फंडामेंटल्स, पहला चैप्टर वही है। दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फंडामेंटल्स में जहां पर कि आप देखते हो क्या चीजें, बताओ मोटा मोटी। फर्म क्या होती है, फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, फिर फर्म की वो वाली डेफिनेशन, हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली, सेक्शन 4 वाली, जहां पर कि म्यूचुअल एजेंसी निकल करके आती है, उस पर भी क्वेश्चन बन करके आते हैं। फर्म्स नेम, समझ रहे हो बात ना, ये सब चीजें वहां पर हैं। ये वाली फिर बातें आ गई, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी कितना दोगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे कितना, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स भी चार्ज करोगे, ये सब चीजें आएंगी। फिर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में है, जहां पर कि पार्टनरशिप फर्म के बेसिक्स आप देखते हो, आता है आपको, अच्छे से आता होगा। इजी चैप्टर है, अगर नहीं है तो लग जाओ, ये ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो, पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, अब उन्हीं, मान लो कि 3 लोग मिलकर के, ए बी और सी मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनमें से अगर ए का रेशियो बढ़ जाए, बी का रेशियो घट जाए, सी का रेशियो बढ़ जाए, इस टाइप के वाले क्वेश्चंस इजी है। यहां पर निकालते हो क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन चीजों का यहां पे कंसेप्ट है। और तीसरा आपका है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई नए पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, तो नए पार्टनर के आने के टाइम पे अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल है अगर अपीयर हो रही है तो उसको क्या करोगे, वो वहां भी करते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, और यहाँ भी करोगे। दोनों चैप्टर ना काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक समझ लोगे तो दूसरा समझना इजी होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत इजी चैप्टर है, बड़ा प्यारा सिलेबस, बड़े इजी, मतलब कि ना बड़ी इजी चीजें हैं ये सारी की सारी, और बड़े काम की हैं। आगे ना करियर बनाओगे कॉमर्स में तो ये हमेशा आपके साथ चलेगा। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है आपके लिए। अब पार्टनरशिप तो हुआ,
अब इधर आओ, कंपनी अकाउंट्स में आते हैं। कंपनी अकाउंट में रखा गया है केवल और केवल शेयर कैपिटल को, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। याद करो शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें पढ़ते हो। शेयर इशू कर दिया, वहां पर फिर टर्म्स ऑफ इश्यू देखते हो, पार पे, प्रीमियम पे, है ना। फिर आगे बढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है इस वाले चैप्टर में, प्रोरेटा अलॉटमेंट करते हो क्या, कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कॉल इन अरियर होती है, कॉल इन एडवांस हो सकता है, कुछ शेयर्स फॉरफिट करते हो, उनको री इशू करते हो, और ये जो री इशू के टाइम पे कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में, यहां से जाकर के आपको अंदाजा लग जाता है, खुद ही अंदाजा लग जाता है अच्छे से करोगे तो, कि क्वेश्चन कितना सही हुआ है मेरा, कितना गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना पड़ेगा, कि अगर 1 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो उनको हम कैसे आंसर करेंगे, इनमें मल्टीपल चॉइस वाले, ज्यादा उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है, पार्ट ए पार्ट 1 जो भी बोलो। तो पार्ट 1 में हमारे ना 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो कवर कर लिए जी। अब चलो आते हैं ये जो 10 मार्क वाला पार्ट बी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको 2 चीजें रखी गई हैं, दोनों ही इजी वाली हैं और दोनों ही रियल लाइफ में भी बहुत यूजफुल होती हैं, और एग्जाम के लिए तो है ही है। पहला तो क्या है कि देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाओगे इनका फॉर्मेट क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए तो कैसे बनाओगे, ऊपर के चैप्टर में देख, ऊपर के चैप्टर्स में देख लोगे आप। अब आ जाओ कंपनी का कैसे बनता है। कंपनी की चीजें ये सब डॉक्यूमेंटेशन कवर होती हैं कहाँ पे, कंपनी का है तो कंपनीज एक्ट में होगा, कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसमें एक स्केड्यूल दिया हुआ है। उस स्केड्यूल शेड्यूल जो बोल लो, उस स्केड्यूल 3 में प्रॉपर फॉर्मेट समझाया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में स्केड्यूल 3 में जैसा समझाया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, आपको उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर सिंपल है, दिया हुआ रहेगा ना, कोई एक पर्टिकुलर आइटम होगा, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप कहां पे शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, एसेट में करोगे, लायबिलिटी में करोगे, कौन से पर्टिकुलर हेड के अंदर करोगे, ये वाले चीजें होती हैं। ये 2 बार या 3 बार अगर नजर डाल लोगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, फुल क्वेश्चंस इसमें से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सारे फुल आंसर कर पाओगे। अरे हाँ रे, क्वेश्चन करो, आंसर करो, कुछ भी करो ना, मार्क्स अच्छे लेकर के आओ बस। आपका स्कूल भी यही चाहता है, आपका बोर्ड भी यही चाहता है। एंड देन कम्स अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत स्कोरिंग होता है ये। प्रॉपर आपको ना आंसर मिलेगा, आंसर को वहां पर टिक करोगे, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वही सब चीजें, नेट प्रॉफिट रेशियो। और ना रेशियो में क्या होता है ना, कि अगर ध्यान से देखोगे ना तो फॉर्मूला रेशियो में ही छिपा होता है। प्रॉफिट है तो इसका सीधा संबंध किससे होगा, सेल से होगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो शुड बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब नेट प्रॉफिट क्या है, नेट सेल्स क्या है, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपको। करेंट रेशियो है ना, करेंट है, करेंट तो करेंट असेट से ही संबंधित होगा। तो करेंट असेट करेंट लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे तो करेंट रेशियो मिल जाएगा। इस तरह से सोचना होता है इसमें, और ये भी ना बहुत स्कोरिंग है, अपना अपना समझने का तरीका होता है। देखो जैसे भी समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स तो जरूर आएंगे। पार्ट ए की बात हो रही है अभी, पार्ट बी की बात हो रही है अभी, सेम पार्ट ए पार्ट बी ही बन करके, चैप्टर्स डिफरेंट होकर के, रिमेनिंग जो चैप्टर है वो आपको आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, फरवरी मार्च वाले एग्जाम में। और अभी टर्म 1 आपका है नवंबर दिसंबर का एग्जाम, और ये है नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए सिलेबस। चलो आ जाओ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या चीजें आती हैं, पहला तो है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पर कि आप देखोगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर। और उसके बाद दूसरा है
अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है और स्प्रेडशीट पे कैसे काम किया जाता है। स्प्रेडशीट भी कई हैं, गूगल का अपना स्प्रेडशीट है और कई ऑफिस भी हैं बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चल रहा है एमएस ऑफिस। स्प्रेडशीट बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है, एक्सेल, एमएस एक्सेल। एक्सेल है और भी स्प्रेडशीट्स हैं, तो हमको स्प्रेडशीट जनरल टर्म यूज करना चाहिए। तो स्प्रेडशीट का क्या यूज है, उसमें कैसे फॉर्मूले बनाओगे और उनमें कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, ये सब चीजें। इन दोनों में से कोई एक है भाई, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर लो 10 मार्क के लिए, और 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप एंड 12 मार्क्स के लिए कंपनी। पार्टनरशिप में 3 चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और कंपनी अकाउंट्स में क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट as specified in Schedule 3 of the Companies Act 2013 and accounting ratio। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चूज करते हो तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको मिलता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब देखो एक बहुत ब्यूटीफुल बात, बहुत खूबसूरत बात, आपके लिए बहुत फायदे की बात, वो ये है कि जो सिलेबस कवर कर लोगे पार्ट 1 में, टर्म 1 में, तो क्या टर्म 2 में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? द आंसर इज नो। जो टर्म 1 में आप पढ़ लोगे उसका टेस्ट केवल टर्म 1 में होगा। ये क्वेश्चंस अब ये वाले चैप्टर्स हो गए टर्म 1 में, टर्म 2 में केवल टर्म 2 के चैप्टर्स पूछे जाएंगे। यानी कि आपको आधा सिलेबस एट ए टाइम पढ़ना है, और फुल का आधा सिलेबस एट ए टाइम पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड रिमेनिंग हाफ नेक्स्ट टर्म में जब पढ़ोगे तो उसी हाफ सिलेबस को, आधा सिलेबस ही आपको उस समय पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। ये आपके फायदे की बात हो गई ना। स्कोर करना ज्यादा आसान है। सो दैट वाज ऑल। आई बिलीव सारी की सारी बातें बता पाया अभी तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर कुछ रहता है तो बताओ क्या चाहिए। जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ट्राई करूंगा टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन टू यू। So many thanks for watching this video, for giving your precious time. Namaste, Jai Hind.